नमस्कार दोस्तों और मेरे प्रिय छात्रों। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण विचार इसके बारे में पढ़ेंगे। वर्ण विचार पर एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूं। उस वीडियो में हमने ध्वनि, वर्ण तथा वर्णमाला इनके बारे में पढ़ा था। वर्ण को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, स्वर तथा व्यंजन। अ से लेके औ तक हमारे 11 स्वर होते हैं, लेकिन मात्राएं केवल 10 स्वरों की होती हैं। ध्यान रखिएगा, स्वरों की संख्या 11 है, लेकिन मात्राओं की संख्या 10 होती है। स्वर निकालने के पश्चात जितने भी वर्ण बचते हैं वे हमारे व्यंजन में आते हैं। केवल दो वर्ण अंग और आहा ये अयोगवाह में आते हैं। इनको हम स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी बोलते हैं। तो आज के वीडियो में हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। इनको किन आधार पर विभाजित किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों को वर्गीकरण करने में हम सबसे पहला आधार मानेंगे उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण किसी चीज को बोलना, किसी चीज को पुकारना। काल यानी कि समय। उच्चारण काल का मतलब हो गया किसी चीज को पुकारने में या बोलने में जितना समय लगता है वो हमारा उच्चारण काल कहलाएगा। उच्चारण काल के आधार पर स्वरों को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला ह्रस्व स्वर, या इसको हम मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। तो ह्रस्व स्वर का मतलब हो गया जिन स्वरों को उच्चारित करने में एक मात्रा का समय लगता है या कम से कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, अ, इ, उ, ऋ। या इसको हम अ, इ, उ, ऋ आयूर करके भी हम याद कर सकते हैं। अब देखिए, इनको मूल स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके बाद के जो भी स्वर होते हैं उनका निर्माण इन्हीं की सहायता से होता है, तो इसलिए इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, मूल का मतलब क्या होता है? जिन चीजों से बाकी चीजें बनती हैं, तो इन्हीं स्वरों से बाकी के स्वर बनते हैं, इसलिए इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। दूसरा है दीर्घ स्वर, या इनको हम संधि स्वर भी कहते हैं। दीर्घ, जैसे दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, तो उसी तरह से इन स्वरों को दीर्घ स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है। यह हम कह सकते हैं कि इन्हें उच्चारित करने में 2 मात्राओं का समय लगता है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। अब दूसरा वर्ड देखिए, दूसरा शब्द है यहां संधि स्वर। संधि का अर्थ आप जानते हैं, संधि का अर्थ होता है योग। ठीक है, जोड़ना। तो इनको संधि स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी दीर्घ स्वर हैं वो 2 मूल स्वरों के योग से बने हैं, यानी 2 मूल स्वरों की संधि से दीर्घ स्वर का निर्माण होता है, इसीलिए दीर्घ स्वर को हम संधि स्वर भी कहते हैं। अब जैसे देखिए, ये दीर्घ स्वर हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब सबसे पहले देखिए आ का निर्माण होता है ओ प्लस अ। ई, ई बराबर ई प्लस ई। उ, उ प्लस उ। ए, ओ प्लस ई। आई, ओ प्लस ए। ओ, ओ प्लस उ। आओ, ओ प्लस ओ। तो ये जितने भी स्वर हैं ये 2 मूल स्वरों की संधि से बने हैं, इसलिए इनको हम संधि स्वर भी कहते हैं। अब इनके बाद जो तीसरा न है वो तीसरे हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर अधिकतर संस्कृत में यूज होते हैं। प्लुत स्वर वहां होते हैं जहां इस शब्द को उच्चारित करने में, जिस शब्द में स्वर की आवाज आ रही हो और वो स्वर को उच्चारित करने में 3 या 3 से ज्यादा मात्राओं का समय लगता है, वहां प्लुत स्वर होता है। अब देखिए, प्लुत स्वर का अधिकतर यूज होता है, अधिकतर प्रयोग होता है किसी को पुकारने में। जैसे एक शब्द है ओम, अगर हम सामान्यतः इसको बोल दे ओम, तो ये प्लुत स्वर नहीं हुआ। लेकिन जब इसको हम इसको कैसे बोलते हैं, थोड़ा सा इसको लंबा करके बोलते हैं हम, जैसे ओम।
तो यहाँ पे ये जो ध्वनि है ये काफी ज्यादा समय लेती है, तो इसलिए इसको हम प्लुत बोलते हैं। इसको प्लुत स्वर को दर्शाने के लिए ये या फिर ये चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। अब जैसे राम, राम को जैसे हम पुकार रहे हैं किसी को तो राम, ठीक है, तो आ का जो स्वर है, आ का जो साउंड है, ध्वनि है, उसको हम काफी लंबा खींचते हैं, तो इसलिए वहां पे भी प्लुत का, वहां पर भी हम प्लुत का इस्तेमाल कर लेंगे, जैसे इस तरह से, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे प्लुत स्वर। अगला आधार है जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। सबसे पहला है अग्र स्वर। जैसा कि नाम में है अग्र, अग्र का मतलब ही होता है आगे का। तो वे स्वर जिनका उच्चारण या जिनको बोलने में जीभ, हमारी जो जीवा है, जीभ का आगे का भाग इस्तेमाल होता है, उसे हम अग्र स्वर बोलते हैं। जैसे इ, ई, ए, आई, री। इनको आप बोल के देखिए, जब आप इनको बोलेंगे तो ये, जैसे ये जीभ है, तो जीभ का ये जो अगला हिस्सा है, आगे का हिस्सा है, इसका इस्तेमाल होता है। और अगर नहीं हो रहा तो करके देखिए, क्योंकि इनका उच्चारण इसी हिस्से से होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे अग्र स्वर होते हैं। उसके बाद मध्य स्वर, मध्य यानी कि बीच के। तो मध्य स्वर केवल एक होता है, वो है ओ। इसका उच्चारण जीवा के मध्य भाग से होता है, ठीक है, इसको हम मध्य स्वर कहते हैं। पश्च स्वर, वे स्वर जिनको बोलने में, जिनका उच्चारण जीवा के पश्च यानी कि पीछे, पश्च का अर्थ होता है पीछे का, तो जीभ के पिछले हिस्से का इस्तेमाल करके जो स्वर बोले जाते हैं उनको हम बोलते हैं पश्च स्वर। ये स्वर हैं आ, उ, ओ, औ। इनका उच्चारण जब करेंगे तो इनका उच्चारण इस स्थान से होता है, जीवा के पिछले स्थान से। और यदि नहीं हो रहा तो कोशिश करिए, यहीं से होना चाहिए, ठीक है, जीवा के पिछले भाग से इनका उच्चारण होना चाहिए। तो हमने 2 आधारों पर स्वर को विभाजित कर लिया, उच्चारण काल के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर। अब अगला जो हमारा है वो है होठ या ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। अब देखिए, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर हम स्वरों को 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है आवृतमुखी स्वर और दूसरा है वृत्तमुखी स्वर। पहले हम वृत्तमुखी को समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए वृत्त आपने पढ़ा होगा, वृत्त मतलब सर्कल, यानी एक तरह से गोला, ठीक है, गोला अलग होता है लेकिन गोल चीज हम समझ सकते हैं, वृत्त। तो वृत्तमुखी का मतलब क्या हो गया कि मुख की आकृति जब वृत्त जैसी हो जाए, ठीक है, यानी कि जिन स्वरों को बोलने पर हमारे जो होंठ हैं वो वृत्त की तरह गोल हो जाए, उनको हम बोलते हैं वृत्तमुखी स्वर। अब इनको बोल के देखिए, उ, उ, ओ, आओ। तो जब हम इनका उच्चारण करते हैं, इनको बोलते हैं, तो हमारे होठ गोलाकार हो जाते हैं, ठीक है। हमारे होठ की स्थिति कैसी हो जाती है, वृत्त जैसी या गोल। जिन स्वरों को बोलने पर हमारे होठ गोलाकार हो जाते हैं उनको हम वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। उ, ओ, औ। अब इसके बाद हम देख लेते हैं आवृतमुखी। तो आवृतमुखी क्या होगा, जो वृत्तमुखी थे उनका बिल्कुल विपरीत जो होगा वो आवृतमुखी हो जाएगा। यानी कि वे स्वर जिनका उच्चारण करने में या जिनको बोलने में होठ गोलाकार नहीं होते, वे हमारे आवृतमुखी कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, ए, आई, री। तो ये हमारे आवृतमुखी स्वर कहलाते हैं, जिनका उच्चारण करने पर होठ गोलाकार नहीं होते। स्वरों के बाद में अ से लेके औ तक हमने अपने स्वर पढ़े थे, अ से लेके औ तक। उसके बाद में 2 वर्ण आते हैं, अंग और आह। ये वो वर्ण होते हैं जिनको ना तो हम स्वरों में रख सकते हैं ना ही व्यंजन में, क्योंकि इनमें स्वरों के गुण भी पाए जाते हैं और व्यंजन के भी, इसलिए इनको एक अलग से नाम दिया गया, वो है अयोगवाह। तो अयोगवाह का मतलब ही होता है अ के योग से बने, यानी कि वे वर्ण जो अ के योग से बने हों, व्यंजन का अर्थ वहन करने वाले, लेकिन व्यंजन का भी अर्थ देते हैं। अब देखिए,
व्यंजन का अर्थ कैसे देते हैं, जैसे ये अंग, तो अंग को बोलने में ग का साउंड आ रहा है, तो व्यंजन का हमें सहारा लेना पड़ रहा है इनको बोलने के लिए। अहा, तो इसको बोलने के लिए भी हा की आवाज आ रही है पीछे। और जबकि स्वर कौन से होते हैं, स्वर वे होते थे जिनको उच्चारित करने में किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, लेकिन इसको उच्चारित करने में दूसरे वर्णों की भी आवाज आ रही है, इसलिए इसको हम व्यंजन में मानते हैं। लेकिन इनका प्रयोग करके हम दूसरे व्यंजन को बोल सकते हैं, जैसे द पे मैंने अंकी बिंदी लगाई तो दन, तो इसलिए यहां पे ये स्वर का काम कर रहा है। तो ये स्वर और व्यंजन दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं इनमें, ठीक है। तो इसलिए इनको नाम दिया गया अयोगवाह। या हम कह सकते हैं कि अयोगवाह वे व्यंजन होते हैं जो स्वर तथा व्यंजन के बीच की कड़ी होते हैं, ठीक है। तो प्रश्न इस तरह से आ सकता है कि स्वर तथा व्यंजन के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं, तो उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह में दो तरह के हम पढ़ेंगे। पहला अयोगवाह में पहले हम पढ़ेंगे अंग के बारे में। अंग को दो आधार पर यूज किया जाता है, या दो तरह से हम प्रयोग करते हैं। पहला है अनुनासिक। अनुनासिक अंग अनुनासिक के रूप में तब यूज होती है जब इसका प्रयोग वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में होता है, तब इसे हम अनुनासिक बोलते हैं। और ये अधिकतर तब यूज होता है जब हम उन शब्दों का उच्चारण करते हैं जो संस्कृत से हमारे पास आए हैं। तो संस्कृत से आए हुए शब्दों में हम अधिकतर अंग को बिंदु के रूप में यूज करते हैं, बिंदु के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे दंत, ठीक है। और जितने भी वर्ण हैं हमारे क से लेके ड तक, ठीक है, उन सब का जो पंचम वर्ण होता था ड ण ण न म, ठीक है, यानी क से लेके पा तक जितने भी वर्ण थे उनमें जो लास्ट का अक्षर होता था, आखिरी वर्ण होता था, जैसे ड होता था, अणा होता था, ण न म, ये भी सब किसका अनुनासिक की तरह प्रयोग किए जाते हैं। इनका प्रयोग भी अनुनासिक की तरह होता है। और अनुनासिक का मतलब क्या हो गया कि ऊपर बिंदी लगाना, बिंदु की तरह इस्तेमाल करना। अब अंक का दूसरी तरह से प्रयोग होता है अनुस्वार के रूप में। अनुस्वार वे वर्ण होते हैं, अनुस्वार वह स्वर होता है जब इसका प्रयोग किसी शब्द पर चंद्र बिंदु के रूप में यूज किया जाता है, तब इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। और ये उन शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है जो एक तरह से मान लीजिए तद्भव जो शब्द होते हैं ना, आपने तद्भव पढ़े हैं, तत्सम जो संस्कृत शब्द है, संस्कृत शब्द जब हिंदी में रूपांतरित हो जाते हैं तो वो तद्भव होते हैं, यानी कि संस्कृत के शब्दों को जब हम हिंदी में यूज करते हैं तो उसमें हम अंक की जगह चंद्र बिंदु आ जाती है, तो इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अनुस्वार और ये हो गई हमारी अनुनासिक। उसके बाद में आता है अह। तो अह जो है इसका प्रयोग हमेशा व्यंजन के पश्चात होता है और इसको बोलने में, उच्चारित करने में ह की ध्वनि आती है, ठीक है। जैसे प्रातः, प्रातः गजः, तो जो अह है वो हमारा व्यंजन के पश्चात प्रयोग किया जाता है। और जिस व्यंजन के पश्चात ये प्रयोग होता है तो उसके साथ में हो की ध्वनि आती है, प्रातः गजः। जिस व्यंजन के साथ इसका प्रयोग करते हैं उसके बाद ये दो बिंदु लगाए जाते हैं, तो ये जो बिंदु होते हैं इन बिंदुओं को बोला जाता है विसर्ग। तो अह का प्रयोग विसर्ग के रूप में होता है। यहां हम कह सकते हैं कि अह का प्रयोग अधिकतर संस्कृत के शब्दों में होता है। तो अयोगवा जो है वो अंग और अहा होते हैं। अंगा दो रूप में प्रयोग होता है, अनुनासिक और अनुस्वार। अनुनासिक वही शब्द होते हैं जो संस्कृत से आते हैं, जैसे दंत, और अनुस्वार एक तरह से इन शब्दों का तद्भव रूप, जैसे दंत का हो गया दांत। विसर्ग यानी व्यंजन के पश्चात, ठीक है, विसर्ग के रूप में अहा का प्रयोग होता है। तो आपका जो टॉपिक था, हमारा जो टॉपिक था वर्ण विचार, उसका जो एक हिस्सा होता है स्वर, स्वरों के बारे में हमने आज पढ़ लिया। हमारे जो स्वर हैं वो आज पूर्ण हो गए। इसके बाद में जो अगली चीज बची है वो है व्यंजन। तो अगले वीडियो में हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा,
शेयर कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।